अब आज का जो टॉपिक क्या है हमारा, गुप्त काल का टॉपिक हमारा बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब आज हम लोग देखते हैं गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्त काल के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, गुप्तोत्तर काल, यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड बोलते हैं। अभी आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वल्लभी का मैत्रक वंश, मालवा का यशोधर्मन, मगध और मालवा के उत्तर गुप्त के बारे में देखने वाले हैं, और कन्नौज का मौखरी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, और बंगाल का गौड़ वंश पढ़ने वाले हैं। तो आज का टारगेट हमारा इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। जब हमारा ये फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो आज का जो वीडियो बनाएंगे उसमें हर्षवर्धन का बहुत सारा चर्चा है। आज का ये जो वीडियो बना रहा है उसका मकसद क्या है, टारगेट हमारा ये है, क्योंकि यहाँ से जो पोस्ट गुप्ता पीरियड होता है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो पूरा एंशिएंट में ही जो है हर एक मतलब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको हम बताएंगे जैसे कि वल्लभी विश्वविद्यालय है, एक टॉपिक यहाँ पर हो गया। जैसे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, कई बार जो है वनडे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर था। कई बार इसके संस्थापक के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि ये टॉपिक जब पूरा पढ़ेंगे आपको बार बार मतलब कि हिंट भी करते जाएंगे कि एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला इसमें कौन कौन सा फैक्ट ज़्यादा है। कंसेप्ट के साथ तो पढ़ना है ही, लेकिन साथ ही साथ फैक्ट को भी उसको रिकॉल करते चलना है, ठीक है। अब वल्लभी का जो मैत्रक वंश है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना है कि इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है। उसका नाम है हमारा भट्टार्क। नाम क्या है इसका, भट्टार्क। याद होगा कि भट्टार्क एक से पहले कभी एक उपाधि भी हुआ करता था, है ना। पहले लोग राजा लोग अपने उपाधियों में भट्टार्क का जो है नाम यूज़ करते थे, लेकिन वो भट्टार्क और ये भट्टार्क अलग अलग चीज़ है। वो उपाधि था और यहाँ पर उसके संस्थापक का नाम ही भट्टार्क है, इसलिए हम बता दें ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखो मैत्रक वंश जो मैत्रक वंश के जितने भी राजा हुए उनका जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, गुजरात का एरिया में वो पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर मैप के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ वाला एरिया, गुजरात वाला एरिया। तो गुजरात के एरिया को ही पहले क्या बोलते थे, वल्लभी कहते थे। उसका पुराना नाम अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर वल्लभी नाम से वो एरिया दिखाया जाता है। उसी वल्लभी में एक विश्वविद्यालय जो है उसमें बनवाया गया था, मैत्रक वंश के शासक के द्वारा ही बनवाया गया था, ठीक है। तो उनका नाम अच्छा ये वल्लभी विश्वविद्यालय बनवाया गया था। वो वल्लभी विश्वविद्यालय जो बनाया गया था उनके बारे में ख़ास बात क्या है, वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में सबसे ख़ास बात क्या है, इसके दो प्रमुख आचार्य के बारे में बहुत ज़्यादा इसके बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले दो प्रमुख आचार्य कौन है, पहला गणभूति है, दूसरा क्या है, स्थिरमती है। स्थिरमती, ये इनके दो फेमस टीचर थे। और ये जो विश्वविद्यालय है ये किस चीज़ के लिए जाना जाता था, वहाँ पे प्रशासनिक की मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई जो है काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। जैसे वर्तमान में जो जितने भी सारे आईएएस और आईपीएस जो बनते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए, आईएएस आईपीएस क्या यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम क्लियर करता है उसको ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा जाता है, उसको लवासना भेजा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी भेजा जाता है। वहाँ पे इसलिए भेजा ताकि उनको अच्छे से प्रिपरेशन कराया जाए, अच्छे से इसको तैयार किया जाए, ट्रेनिंग मिल जाए, और जब भी उनको ट्रेनिंग के बाद वो अपने अपने फील्ड में जहाँ जाएगा वहाँ पर जाके काम करेगा। उसको ट्रेनिंग तो पड़ेगा ना। तो चूँकि प्रशासन तो तब भी चलता था और एडमिनिस्ट्रेशन की प्रशासनिक अधिकारी की ज़रूरत तो तब भी थी, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। और यहाँ पर मज़े की बात है कि चीनी यात्री जो इत्सिंग था, इत्सिंग ये एकदम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चीनी यात्री जो इत्सिंग थे वो आए थे घूमने के लिए यहाँ पे, वो वल्लभी यूनिवर्सिटीज़ भी गए थे घूमने के लिए। इससे पहले और भी कई सारे जो है चीनी यात्री जो आते थे, याद होगा वो कभी तक्षशिला जाते थे, कभी नालंदा घूमने आते थे। क्योंकि भारत हमेशा से जो है बौद्धों का जो है मतलब कि बौद्ध कल्चर का मठ रहा है। और यहाँ का यूनिवर्सिटीज़ जो था, जो स्टडी स्टडी पॉइंट आप कह सकते हो, वो दुनिया के लिए बहुत ही अचंभित करने वाली चीज़ थी। यहाँ पर जो शिक्षा जो देने का जो प्रोसेस था वो काफ़ी शानदार था, और बौद्ध धर्म दुनिया के लिए सबसे एक नया चीज़ था। तो इस वजह से भी हम समझ सकते हैं। तो चीनी यात्री इत्सिंग कब आया था भारत में, 671 ईस्वी में आया था, ठीक है। अब एग्ज़ाम में कई बार क्या पूछ लेता है कि चीनी यात्री आने का जो क्रम था वो भारत में वो किस प्रकार से रहा है, यानी कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, ठीक है। प्रिया बाद में लिख लेना, पहले इसको समझ लेते हैं, है ना। तो चीनी यात्री आने का जो क्रम था वो कैसे था, सबसे पहले कौन आया, फायान आया।
फायान किसके टाइम में आया था, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फायान किसके टाइम में आया था, चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम में आया था। उसके बाद हेनसांग या वेनसांग इसको कहते हैं, हेनसांग जो है ये कब आया था, हर्षवर्धन। और ये हमें कई बार एग्जाम में पूछ दिखा है क्वेश्चन इस तरह का। तो हौ से हेनसांग, हौ से हर्षवर्धन। उसके बाद इसिंग भी देख रहे हैं लगभग हर्षवर्धन के आसपास के टाइम में आया। तो इनका क्रम जरूर याद रखना, सबसे पहले कौन है, फायान, उसके बाद कौन है, वेनसांग, उसके बाद इसिंग आया। ठीक है, अब जरा सा देखते हैं इस वल्लभी का मैत्रक वंश के बारे में। इसके संस्थापक कौन थे, भट्टारक। इसके बाद कौन आया, ध्रुवसेन फर्स्ट। उसके बाद फिर कौन आया, ध्रुवसेन सेकेंड आया। और ये जो ध्रुवसेन सेकेंड है, वो जो हर्षवर्धन जिसके बारे में अभी हम कह रहे हैं, उनके ये समकालीन थे। समकालीन का मतलब क्या, दोनों एक ही टाइम पीरियड में थे, मौजूद थे। समकालीन को हम यहाँ पर एक जो मैथमेटिक्स में जो समानांतर का जो देते हैं ना फार्मूला, क्या सर्वांग सम, नहीं सर्वांग सम नहीं, किसको समानांतर के जैसा होता है, समानांतर के जैसा कहते हैं। उसमें तो हालांकि एक ही पड़ता है, तो समानांतर का दे रखे हैं। मैंने ये इसके समकालीन थे, समकालीन भी थे। और ये खास ध्रुवसेन जो फर्स्ट थे वो हर्ष की क्या थे, दामाद भी थे। यानी कि कहीं ना कहीं हर्ष का जो एरिया था, हर्ष के एरिया का इस एरिया से, गुजरात के एरिया से कनेक्शन तो था। समझ रहे हो उन बात को। तो हर्ष के एरिया से इस एरिया का क्या था, कनेक्शन था। हर्षवर्धन का मैत्रक वंश से रिलेशन था। अब ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आने वाले समय में इसका हम बताएंगे रीज़न क्या है, ये चीज़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके रिश्ते के बारे में हम क्यों बता रहे हैं। वैसे आप देख रहे हो ना, भट्टारक के बारे में हमको ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़ रहा है, ना हमको ध्रुवसेन फर्स्ट के बारे में पढ़ना है, ना सेकेंड के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने वैसा कुछ किया ही नहीं है जिसके बारे में कि पढ़ना ज़रूरी है। देखो इतिहास में क्या होता है, जो लोग निकम्मे टाइप के लोग होते हैं उनके बारे में नहीं पढ़ना होता है। कहते हैं ना, इतिहास वही बनाता है जो कुछ करके जाता है। तो इन लोगों का इतिहास हमें ज़रूरत भी नहीं है। और ठीक है, ये लोग थे, उस वंश के शासक थे, इतना खाली याद काफ़ी है। बस ये ध्यान रखना कि हर्ष के शासन जो समकालीन थे वो कौन थे, ध्रुवसेन। अच्छा, हर्षवर्धन को तुम अलग से पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में पूरा वीर गाथा उनका डिटेल से देखने वाले हैं हम लोग। चूँकि इनके समकालीन थे यही पर्याप्त था, इसलिए एग्जाम में कभी कभी इनके बारे में पूछ लेता है। भट्टारक के बारे में इसलिए पूछता है क्योंकि संस्थापक थे, इनके बारे में पूछेगा ही नहीं क्योंकि इनके बाद आया था, इनके बाद सेकेंड आया था चूँकि इनके समकालीन थे। बस ये ध्यान रखना। उसके बाद जो शासक, हम लोग दूसरे एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस एरिया को हम लोग पढ़ रहे हैं, गुजरात का एरिया। अब जैसा चलते हैं मालवा का एरिया। मालवा का एरिया कहाँ पे होगा, जो मालवा का पठार का जो एरिया, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, उसके बाद थोड़ा सा आपका जो है एमपी का एरिया जो टच करता है, उसी को मालवा का एरिया कहते हैं। तो गुजरात के एरिया के बाद यानी इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो पढ़ रहे हैं मालवा का यशोवर्मन, वो कहाँ पर, इस जगह पर है। और पहला जो देखिए वल्लभी का मैत्रक वंश, वो कहाँ पे था, वल्लभी प्रॉपर गुजरात में था हमारा। अब देखो मालवा का जो यशोधर्मन है, यशोधर्मन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यशोधर्मन के बारे में थोड़ा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, इसलिए इनके बारे में हमारा पढ़ना जरूरी है। अब कहता है गुप्तों की शक्ति को, अगर ध्यान देना, गुप्त काल पहले चूँकि पढ़ चुके हैं, तो गुप्तों की शक्ति को अगर सच में आघात को पहुंचाया है, अगर गुप्तों को कोई चोट अगर ठीक से पहुंचाया, तो कौन ठीक से पहुंचाया। एक तो हुनों का आक्रमण उस समय चल ही रहा था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी जो जीत करके जो विक्रम संवत जो है चालू किए थे, याद है। तो हुनों का तो चल ही रहा था। अच्छा, हुन ऐसा नहीं था कि चुपचाप शांति से बैठने वाले थे, वो लोग भी बहुत बर्बर किस्म के थे। एक बार हमला किए, हार गए, कोई बात नहीं, फिर दोबारा अटैक करेंगे, दोबारा हार गए, कोई बात नहीं, वंस मोर, फिर वंस मोर, ये चलते रहता था उनका। हार मानने वालों में से नहीं थे वो, क्योंकि बर्बर टाइप के थे। कभी कभी क्या होता है ना कि ये बर्बरता हालांकि नेगेटिव चीज़ है, लेकिन इसी से तुम कुछ अगर पॉजिटिव चीज़ निकालना चाहो तो सच में उनके अंदर कैसा जिद्दीपना था, मतलब कि किसी चीज़ से हार मानने वाले नहीं थे। तो एक तो कैसे तो जिद्दीपना, एक सनकी टाइप के होते हैं, उसी का अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल गया तो उससे बहुत बेनिफिट भी मिल सकता है। क्योंकि यही सनक केवल हुनों में नहीं था, ये सनक चंद्रगुप्त द्वितीय में भी था। वो भी जिद पकड़ लेते, तुम आते रहो, तुमको हम हराते रहेंगे। वो तो उनको हराना छोड़ो, तो आसपास के जितने भी शासक थे, समुद्रगुप्त के बारे में तो देखो, वो तो उस हुनों से भी ज़्यादा सनकी थे, वो तो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं रहते थे। तो हुन तो खुद सनकी थे, तो उनको कस के पीटा था किन्होंने, मतलब कि गुप्तों की शक्ति को आघात अगर कोई ठीक से पहुंचाया तो पहला हुनों ने, और दूसरा कौन था, मालवा के यशोधर्मन, यानी कि नाक में दम कर रखा था, एक ये और एक हुन, दोनों से परेशान था। गुप्त काल के जितने भी शासक थे दोनों से तबाह हो चुके थे। और ये जो यशोधर्मन के बारे में जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, ये यशोधर्मन ना जस्ट लाइक ए बी डिविलियर्स टाइप का था। जैसे क्रिकेट में ए बी डिविलियर्स को कहते हैं ना कि बहुत ही कम टाइम में इतना फेमस हो गया, अब तो खैर काफ़ी फेमस है, नाम जान रहे,
लेकिन जब अफ्रीका में पहली बार आया था तो लगा नहीं था कि ये खिलाड़ी इतना जल्दी पॉपुलर हो जाएगा। मतलब इतने कम बॉल पे इतने ज़्यादा छक्के लगाता था, वो स्ट्राइक रेट उसका ज़बरदस्त था, बैटिंग स्टाइल सब चीज़ लाजवाब था। तो क्रिकेट की दुनिया में जैसे इसको कहते हैं कि बहुत ही कम समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, वैसे यशोधर्मन था, उस समय के एबी डिविलियर्स था। कम समय में इतना ज़्यादा परेशान करके रखा था, गुप्त को परेशान करके रखता था, कभी कभी तो ये खुद ही उनको निपटा देते थे। मतलब कि ये कम समय में एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत जल्दी समझ गए थे। कैसे कोई 20-21 साल में आईएएस बन जाता है, कम ही टाइम में बहुत ज़्यादा। जैसे टीना डाबी का आप एग्जांपल ले सकते हो, वैसे और भी कई सारे एग्जांपल हैं। तो कम समय में काफ़ी ये फेमस हो गया था। कौन? यशोधर्मन। अब इनके बारे में देख लो, इनका जो शासन का विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक का था। यशोधर्मन का जो शासन का विस्तार था वो पूरा, मतलब कि अगर उत्तर की तरफ बात करें तो उत्तर का जो कश्मीर का एरिया, हिमालय से लेकर के महेंद्र पर्वत, सोचो महेंद्र पर्वत तक का एरिया वो कवर किया होता। पश्चिम में जो समुद्र का एरिया, अरब सागर का जो एरिया था, वहाँ से लेकर के गुजरात वगैरह सब मिला करके, कुछ क्षेत्र तो पाकिस्तान का भी क्षेत्र था उस समय, वहाँ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि सोच लो कि ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि सीधा आसाम, इतना बड़ा एरिया ये भाई साहब कैप्चर करके रखा था ये। चूँकि पहले तो गुप्तों को परेशान किया, अच्छा गुप्त काल के शासक को हराते गया और उस पर ये कैप्चरिंग करते जाएगा तो इसका साम्राज्य का विस्तार होगा ना। तो इसका साम्राज्य का विस्तार क्या हो, सबको हरा हरा के हुआ। तो इसका एरिया देख रहे हो, कम बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा एरिया इसका भी है। इनकी चर्चा थोड़ा कहाँ पे आता दिखता है, मंदसौर अभिलेख, जो कई बार हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मंदसौर अभिलेख में सिर्फ इन्हीं का नहीं, और भी कई सारे शासक का चर्चा मिला है। तो मंदसौर अभिलेख में इनके बारे में क्या बताता है, यशोधर्मन के बारे में, कि इनको जो एक उपाधि मिला हुआ था, चक्रवर्ती। ध्यान रखना, ये चक्रवर्ती की उपाधि पहले अशोक को मिला हुआ था। अशोक खुद लगाते थे, अशोक जो है चक्रवर्ती का उपाधि लगाते थे। अन्य उपाधि इसको मिला हुआ था। यशोधर्मन एक ही उपाधि, सिर्फ चक्रवर्ती नहीं, एक और उपाधि क्या अलग यूज़ करते थे ये, जनेंद्र। तो जनेंद्र की उपाधि भी यूज़ करते थे। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि यशोधर्मन द्वारा 2 वंशों का विनाश किया गया। वैसे तो कई सारे लोगों का ये विनाश किया, लेकिन 2 वंशों का विनाश किसका किसका किया गया। अब देखो, बालादित्य के जो पुत्र थे, उनका नाम क्या था, वज्र। तो वज्र को उन्होंने मारा, वज्र की हत्या इन्होंने किया, यशोधर्मन ने। इसके अलावा पुंडवर्धन के दनवंश का विनाश किया। तो दनवंश को भी हटाया और इसको भी हटाया, और कई सारे गुप्त काल के शासक को भी इन्होंने निपटाया। तो ये दोनों वैसे एग्जाम के उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हमें ध्यान में रहना चाहिए। अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा ध्यान में रखते हैं। ये वाला हमारा हो गया ना, तो हमारा ये वाला टॉपिक हो गया, हमारा वल्लभी का मैत्रक वंश हो गया, हमारा मालवा का यशोधर्मन हो गया। अब जो अगला इसको मिटा के जो लिखने वाले हैं वो मगध और मालवा के उत्तरगुप्त। ठीक है, पॉज करते हैं पहले। अब हम लोग देखते हैं कि मगध और मालवा के जो उत्तरगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके शासक कौन थे, इसके शासक थे हमारे कृष्णगुप्त, ये ध्यान रखना है। इसके प्रमुख शासक कौन कौन है, तो देवगुप्त के बारे में पढ़ना है और आदित्य सेन के बारे में पढ़ना है। बस इतना से ही हमारा काम चल जाएगा आराम से। देवगुप्त के पिता का नाम क्या है, महासेन गुप्त। ये आपसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, तो याद भी नहीं करना है, बस ये सोचना है। ठीक है, इनका जिक्र जो है किस किस अभिलेख में दिखता है, मधुवन अभिलेख में और वंशखेड़ा अभिलेख में। आमतौर पर ये भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस ये है कि देवगुप्त के बारे में हमारे पास सूचना कहाँ से मिला, ये चीज़ यहाँ से पता चलता है। देवगुप्त के जो लाइफ में जो इतना सारा जो आप देख रहे हैं, जो ये जो कांड जो दिख रहे हैं, ये जो पूरा फ्लो चार्ट हम बनाए हुए हैं, एक्चुअली यहाँ पर भी आपको बॉलीवुड के फिल्म का दृश्य नज़र आने वाला है। देवगुप्त क्या करता है, मालवा पर हमला करता है। मालवा का क्षेत्र वही जो हम पहले बता चुके हैं, मालवा का जहाँ पे मालवा का पठार है, जो राजस्थान और गुजरात के जो एरिया को टच करता है, राजस्थान एरिया और आपका जो एमपी का जो एरिया उसको टच करता है। ठीक है, तो मालवा पर हमला करके ये सबसे बड़ा गलती करता है। तो मालवा पर जैसे हमला करता है तो अब ये क्या है, ऑटोमेटिक क्या होगा, वर्धनों का शत्रु, हर्षवर्धन मतलब कौन, वही हर्षवर्धन वगैरह का शत्रु बन जाएगा। और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ये क्या करता है, चूँकि जान रहा है कि हम अटैक तो कर चुके हैं, मतलब कि मधुमक्खी के खोते में हाथ तो हम डाल चुके हैं, अब हाथ डालने का परिणाम क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए ये क्या करता है कि बंगाल का जो गौड़ शासक था जिसका नाम था शशांक, ये नाम एक ऐसा नाम है जो आदमी कभी सपने में भी नहीं भूल सकता है। मतलब पूरा इतिहास आप पढ़ लेना, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा घटिया और इससे ज़्यादा क्रूर, हालांकि क्रूर तो इससे भी ज़्यादा बहुत सारे शासक जो हून वगैरह भी जो थे क्या थे, क्रूर ही तो थे, लेकिन इससे ज़्यादा घटिया शासक आपको आज तक नहीं मिलेगा।
तो गौड़ शासक शशांक से ये दोस्ती करता है। ठीक है, दोस्ती क्यों किया? ये देवगुप्त शशांक से दोस्ती इसलिए करता है क्योंकि इसको पता था कि अब हमारे वर्धन क्या हो चुके हैं, शत्रु बन चुके हैं। तो देखो, देवगुप्त और शशांक मिला, और मिलने के बाद ये क्या करता है, मौखरी नरेश ग्रीवर्मन की हत्या कर देता है। अब यहाँ से कहानी मतलब समझ लो कि ये बिरनी के खोता में आग लगा दिया, एक तरह से ऐसे समझो। अब ग्रीवर्मन की हत्या, अब ये ग्रीवर्मन है वैसे बहुत खास आदमी, मतलब अपने आप में देखा जाए तो बहुत खास आदमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि कहते हैं ना कि जब तुम किसी के रिश्ते में भी आ जाते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। कई बार क्या होता है, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा लिंक किससे किससे अटैच है, तो अगर तुम्हारा लिंक बहुत अच्छा है तो फिर ये मामला बड़ा है, वरना फिर देखो मामला भी कैसे होगा। ग्रीवर्मन की जब हत्या करेगा, ये ग्रीवर्मन कहाँ था, मौखरी नरेश, यानी कि मालवा के एरिया का ये था मौखरी नरेश। अब इसकी हत्या हो जाता, और ये कौन था, ये था हर्षवर्धन का जीजा। अब हर्षवर्धन का रिलेशन में ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हर्षवर्धन कहाँ पे था, हर्षवर्धन का एरिया कौन सा था, जो हरियाणा का जो एरिया थानेश्वर जिसको कहते हैं, तो हरियाणा का जो थानेश्वर का एरिया था, ये भाई साहब वहाँ पे चल रहा था इनका शासन। हालांकि शासन तो बाद में आएगा, पहले देखते हैं इनके बारे में, तो खैर हम अलग से पूरा वीडियो बनाने वाले हैं। अब देखो क्या होता है, ग्रीवर्मन की जैसे हत्या करता है, अब यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये सीक्वेंस इसलिए दिए हैं क्योंकि घटना का क्रम इसी सीक्वेंस में हुआ है। इसलिए यहाँ पे नंबरिंग देने से क्या होगा, चीज़ें बिल्कुल एकदम ईजी समझ में, एकदम आराम से समझना है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो देवगुप्त और शशांक मिलकर क्या किया, ग्रीवर्मन की हत्या कर देता है। और ये हर्षवर्धन का जीजा है, या फिर आप कह सकते हो कि हर्षवर्धन का जो भाई है राज्यवर्धन, उसका भी जीजा है, दोनों का जीजा होगा, मतलब जीजा कह लो या फिर बहनोई कह लो, चूँकि बहन का हस्बैंड था ये। अच्छा, अब इसका जो है, अच्छा ध्यान देना, जब ये हत्या करता है तो उसकी वाइफ का नाम होता है क्या, राजश्री। ये वही राजश्री जो हर्षवर्धन या फिर राजवर्धन की बहन होती है। तो राजश्री को कैद कर देता है, और कैद करने के बाद ग्रीवर्मन की हत्या करे। जब ग्रीवर्मन की जब हत्या हो जाती है तो राजवर्धन इस बात से बहुत नाराज, एकदम पूरा एकदम गुस्से में, एकदम आग बबूला। ये क्या करता है, अब ये क्या करता है, सीधा इस पर हमला करने का सोचता है। किस पे, देवगुप्त पर हमला करने का प्लान बना लेता है। अच्छा, देवगुप्त पर हमला कराने का जो प्लान बनाता है, दरअसल में मदद कौन करता है, शशांक। शशांक खुद ही चाहता था कि देवगुप्त को हम मरवा दें, जबकि एक समय दोनों क्या था, दोस्ती। अब देखो, देवगुप्त किसके लिए गड्ढा खोदा, ग्रीवर्मन के लिए। एक समय के बाद देखना कि ये जिसके लिए गड्ढा खोदता है वो उसी के गड्ढे में फंस जाएगा। देवगुप्त के बारे में एक लाइन में याद रखना, कहते हैं कि जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में फंस जाता है। और एक बात और भी ध्यान रखना, तुम किससे दोस्ती करते हो, कहते हैं कि दोस्त तुम्हारा तभी तक उतना अच्छा लगता है जब तक वो तुम्हारे लिए काम करता है, जब तक वो तुम्हारे हित का सोचता है। लेकिन जिस दिन वो तुम्हारे तरफ, तुम मतलब कहते हैं ना कि जब तीर का नोक तुम्हारे तरफ जिस दिन मुड़ा, तो तुमको भी समझ में आ जाएगा कि हम दोस्ती किससे किए थे। खुद भी चौपट टाइप के थे, क्योंकि लालच तो मन भर के था। ये खुद भी चौपट, ये तो खैर महाचौपट, ये चौपट था और ये महाचौपट था। चौपट और महाचौपट की दोस्ती में देखना कि कैसे, देखो कहते हैं कि जो व्यक्ति बुरा होता है ना, कहते हैं कि दोस्त आपको लगता हो कि ये दोस्त, खैर कुछ भी बोलो यार, मेरा दोस्त है, मेरे लिए थोड़ी गलत सोचेगा, दूसरे के लिए गलत हो सकता है लेकिन मेरे लिए ठीक है। कुछ लोग ऐसा होता है कि जब मतलब किसी के बारे में जब तुम बोलोगे ना, तो बोलेगा कि हाँ वो आदमी मतलब होगा दूसरे के लिए बुरा लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। अरे भाई एक बात समझना, जो व्यक्ति असल में बुरा होता है वो केवल दूसरों तक ही नहीं रहता है, वक्त आने पर वो आपके साथ भी वो दगाबाजी कर सकता है, क्योंकि अभी तो आपको मज़ा आ रहा है क्योंकि वो दूसरे के साथ धोखा कर रहा है, और जिस दिन वो आपके साथ धोखा किया उस दिन बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसा ही हुआ, ये दोनों दोस्ती किया। एक सेकंड पॉज कर लो पहले। तो देखो फिर क्या होता है, अब ये क्या किया, शशांक जो है देवगुप्त के खिलाफ चुगली किया। चुगली करके क्या किया, चुगली करने के बाद राज्यवर्धन के कान भरा, राज्यवर्धन को पूरा चीज़ समझा दिया कि भैया इसको कैसे निपटाना है, हम तो चले जाते हैं। अच्छा, राज्यवर्धन जब पूछा इससे कि जब ग्रीवर्मन की हत्या हो रही थी तब तो तुम इसके साथ थे, बोला साथ बात कुछ नहीं थे, बस ये थोड़ा सा हम गलतफहमी के शिकार हो गए, आपके जो जीजा हैं उनसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं था, ये हमें भड़काया, और आप ऐसा कीजिए अब इसको निपटाइए कि हम आपका साथ देंगे। क्योंकि अगर सोचने वाली बात है, अगर हम किए होते तो फिर हम आपका साथ क्यों देते, वो भी इसके खिलाफ, ये तो मेरा मित्र है। लेकिन नहीं, ये मेरे साथ भी दगाबाजी किया, गलत किया और आपके जीजा को मरवा दिया, धोखा करवा दिया। हमको नहीं पता था कि वो आपका रिश्तेदार है। मतलब झूठ मूठ का जो कहानी, मनगढ़ंत कहानी था, कहानी करके इसका दिमाग भर दिया। अब ये क्या किया, हर्ष का बड़ा भाई गुस्से में गया और जाके पहले निपटाया इसको, देवगुप्त को एकदम मज़े से निपटाया। अच्छा, निपटाने के बाद फिर क्या होता है,
ये घटना कितना हो गया, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, दूसरे नंबर में ये चुगली करता है, तीसरे नंबर में ये इसकी हत्या करेगा। अब चौथा नंबर घटना में क्या होगा, ये तो मर गया, इसका कहानी चैप्टर क्लोज। अब ये शशांक क्या करेगा, उसको बुलाता है राज्यवर्धन को, आओ दोस्ती करेंगे, मित्रता निभाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो हर्षवर्धन को, राज्यवर्धन को लगा कि चलो ठीक है भाई, ये तो मेरा अपना है, टेंशन क्या है, ये तो खुद पहले इसके साथ दगाबाजी कर चुका है। अब बारी किसकी थी, राज्यवर्धन की बारी थी। राज्यवर्धन को आराम से दरबार में बुलाया, मज़े से खाना पीना खिलाया, आराम से प्रेम से जहर दिया, कहानी खत्म। मतलब जहर दे करके इसको मार दिया, किसको, राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। सोचा इधर का भी एरिया मेरा, इधर का भी एरिया मेरा। अब देखो ये सब चीज़ होते हुए जब इसको पता चला हर्षवर्धन को कि एक तो मेरा जीजा निपट गया, ऊपर से मेरा भाई निपट गया, मेरी जो बहन है विधवा राजश्री, ये बेचारी किसी तरह वहाँ से भागी। वहाँ से भागते हुए जो है बहुत दूर तक चले, सती होने के लिए, आत्मदाह करने के लिए, सुसाइड करने के लिए एक तरह से कह लो, ये वहाँ से भागी। हालांकि बाद में हर्षवर्धन जो है उसको ढूंढ करके किसी तरह से ढूंढ ढांड के बताएंगे, जब हर्षवर्धन के बारे में बताएंगे पूरा स्टोरी बताएंगे कैसे हुआ, फिर उनको ढूंढ करके समझा बुझा के उनको लाया गया। तो खैर ये तो बेचारी बच गई किसी तरह से, लेकिन इसका हस्बैंड तो डेथ कर गया। हर्षवर्धन को आया भयानक गुस्सा, जैसे ये डेथ किया, मात्र 16 वर्ष की उम्र में सोचो हर्षवर्धन जो है गद्दी संभाल लेता है। और वो सोचो कि 16 वर्ष की उम्र में कोई इतना कैसे मैच्योर सोच सकता है। कभी कभी हम यही सोचते हैं तो हैरान हो जाते हैं हर्षवर्धन के बारे में। ये क्या करता, अपने भाई का बदला, मौत का बदला, ये गृहवर्मन का जो मौत, मतलब अपने जीजा का मौत का बदला, अपनी बहन की स्थिति उतना ख़राब जो देखा, अब उसको बर्दाश्त एकदम बोल के अति हो गया था। अच्छा, अब इसको शशांक को तो ढूंढ रहा था। जिस दिन वो राजगद्दी में बैठा ना, शशांक के लिए जो है उसी दिन कसम खाया कि सबसे पहले इस जहर को पहले ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब को बर्बाद किया। ये जाता है और हर्ष इसको बुरी तरह, जिसको बर्बरतापूर्वक पीस करके जैसे आदमी को काटता है ना, उस तरह करके इसको मारा गया शशांक को। शशांक की बहुत निर्ममतापूर्वक हत्या हुआ था, देख रहे हो ना। ये किसके किसके लिए गड्ढा खोदा था, सबके लिए गड्ढा खोदा, लास्ट में ये भी चला गया। पहले तो गड्ढा खोदना यही शुरू किया था, ये खुद ही सब, तुम देख रहे हो, ये गड्ढा खोदा किसके लिए, इसके लिए। फिर ये क्या किया, ये इसके थ्रू इसको मरवा दिया। तो फाइनली ये सोचा कि मज़ा हम लेंगे, ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया, एकदम चेस की तरह चल रहा था। और सोचा अकेले आराम से मज़े लेंगे। अब इस तरह से देख रहे हो देवगुप्त का मामला ख़त्म हो जाता है। देवगुप्त हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अब हम लोग किसके बारे में देखते हैं, आदित्य सेन के बारे में, जो सेकंड जो प्रमुख शासक है उसका बारे में देखते हैं। ठीक है, आदित्य सेन का टाइम कब से कब तक है, 655 से 675। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इनके ये अपने टाइम में 3 बार अश्वमेध यज्ञ कराएं, जो कि बड़ी बात है। अश्वमेध यज्ञ कराने का मतलब ये है कि उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर थी। सभी लोग अश्वमेध यज्ञ तो नहीं करवा सकते हैं, तो ये अश्वमेध यज्ञ जो 3 बार करवाए थे, बड़ी बात है भाई। यह वैष्णव धर्म का उपासक भी था। इसके समय में चीनी राजदूत वांग हुन से, ये ध्यान रखना नाम, वांग हुन से ये आया था। वो भी कितना बार, 2 बार आया था। और ये बोधगया में मंदिर बनाता है, ये इसके बारे में खास इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसके बारे में शशांक के बारे में अभी और बहुत कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम लोग जब शशांक के बारे में जब पढ़ेंगे फिर आपको डिटेल में इसके बारे में बताएं क्यों इसको इतना घटिया शासक कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर इसके बाद हम इसको मिटाते हैं, फिर हम बताते हैं इसके बाद का टॉपिक। देखो, अब कन्नौज का मौखरी वंश के बारे में देखते हैं। इसके संस्थापक कौन है, हरिवर्मा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, हरिवर्मा इसके संस्थापक हैं। इस मौखरी वंश के जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन से आ जाएंगे तुम्हारे, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सरवर्मा और गृहवर्मन। ये वही गृहवर्मन है जो अभी जस्ट हम पहले बताएं, जिनकी हत्या देवगुप्त और शशांक ने मिलकर करवाई। ठीक है, तो ये अंतिम शासक थे चूँकि ये इसके मौखरी वंश के। और इनकी हत्या करने के बाद फिर क्या होगा, चीज़ें धीरे धीरे हर्षवर्धन के कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि लास्टली फाइनली कौन बचता है, लास्ट में विनर कौन होता है, हर्षवर्धन। हालांकि वो बात अलग है कि वो अपना भाई और अपना जीजा दोनों खो दिया, है ना। अब ये कन्नौज का एरिया, यानी ये एमपी का एरिया की बात हम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ये देखो, अच्छा हुआ क्या था, जब यशोधर्मन की मृत्यु हुआ था, यशोधर्मन की मृत्यु के बाद किसका टाइम आ गया था, मौखरियों का शासन। और ये मौखरी दरअसल कौन थे, गुप्त के सामंत ही थे, यानी कि कहीं ना कहीं यशोधर्मन के सामंत रहे होंगे। सामंत यानी कि हरिवर्मा जो है वो यशोधर्मन का कौन होगा, सामंत होगा। और वही सामंत की वजह से क्या होगा, तख्ता पलट हुआ होगा। यशोधर्मन की जो है, यशोधर्मन की जब मृत्यु होती है उसके बाद कौन आ जाएगा सीधा,
हरिवर्मा का टाइम आ जाएगा, और हरिवर्मा से ही क्या होता है, मौखरी वंश की शुरुआत होती है। बस सिर्फ प्रमुख शासक में हम लोग इसको पढ़ते हैं, बाकी संस्थापक हमारे वही है। अब ये दरअसल कौन थे मौखरी? गुप्त के सामंत थे। मूलतः ये कहाँ के निवासी थे? गया के निवासी थे। तो गया के ये रहने वाले थे मूलतः ये सामंत। इन्होंने क्या किया था, अपना राजधानी परिवर्तन, पहले वहाँ का जो एरिया था, जो गया के एरिया के आसपास का राजधानी कौन था उस समय? पाटलिपुत्र था। उस पाटलिपुत्र जो राजधानी थे, तो वो क्या किया, अपने पाटलिपुत्र की राजधानी से चेंज कर लिया। अब क्या कर लिया राजधानी? कन्नौज। और इसी कन्नौज का जो दूसरा नाम है उस समय रखा गया था महोदय नगर। ठीक है, तो कई बार ये भी एग्जाम में दिखता है कि कन्नौज का उस समय का नाम क्या चेंज करके किया गया था, तो क्या हो जाएगा? महोदय नगर हो जाएगा। और ये जो महोदय नगर था वो दरअसल क्या है, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। उस समय बहुत ज़्यादा वहाँ पर, चूँकि सीधी सी बात है, जो राजधानी होगा वहीं पर राजनीतिक गतिविधि क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक एक करके थोड़ा सा देख ले। जैसे सर्ववर्मा के बारे में क्या दिया हुआ है, वो मगध पे विजय किया था, तो मगध पर विजय के बारे में चर्चा उसके बारे में दिया हुआ है। दूसरा ईशान वर्मा, ये ईशान वर्मा के बारे में क्या दिया हो कि ये महाराजा धीराज की उपाधि कर लेने वाला पहला शासक था। उसके बाद देखते हैं गिरिवर्मन, जिसके बारे में अभी हम लोग देखें कि देवगुप्त और शशांक ने मिलकर के इसका क्या हत्या करवाया था। इन्हीं का विवाह किसके साथ हुआ था? राजश्री, जो बताए थे हर्ष की बहन थी, यानी कि वो हर्ष का क्या लगा, ये जीजा। इन सब के घटनाओं का जो जिक्र है, जो हत्या वगैरह जो हुआ था, ये जो कितना प्लानिंग के साथ पूरा एकदम प्रपंच था वहाँ पे, है ना, ये सारी चीज़ का जिक्र कहाँ था? हर्षचरित, जो बाणभट्ट लिखे थे उन्होंने इस किताब में मतलब लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद मौखरी वंश का सबसे खास बात क्या देखते हैं कि इन्होंने हुनों से बचाया भारत को। मतलब हुन लोग जितने भी आते हैं हमला करने के लिए आते थे, सभी को किसने बचाया? ये सारे लोग जो हुनों से अच्छा खासा लड़ाई किया होगा, तो ये चलो इसकी खास बात है, कम से कम चलो हुनों से सुरक्षा तो दिलवाया। ये वाला हमारा मौखरी वंश का टॉपिक क्या हो गया, फिनिश। अब जो लास्ट है वो क्या है, बंगाल का गौड़ वंश है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं शशांक के बारे में, और इससे घटिया शासक मिलेगा भी नहीं। इसके घटियापन का हरकत अभी तुम देखे कहाँ हो, अभी घटियापन का और चरम सीमा इसका देखना। ये क्या कराता है, सबसे पहले खुद देखो शैव धर्म का उपासक था, शिव को मानता था, लेकिन बौद्ध धर्म को देखना तक नहीं चाहता था। ये जा करके क्या किया, जो बोधि वृक्ष जो था बोध गया में, वहाँ जाके कटवा दिया उसको। आज जो बोधि वृक्ष देख रहे हो ना, वो शशांक के बाद जो बोधि वृक्ष लगाया गया था दरअसल वो है। अगर नहीं कटवाया होता तो शायद हम लोग वही बोधि वृक्ष को देख रहे होते। वैसे तो बोधि वृक्ष में कई बार मतलब ऐसा थोड़ी कि वो अनगिनत साल के लिए है, वो फिर उसका एक टाइमिंग होता है, वो फिर वृक्ष खत्म होता है उसके बाद। उस समय ये कटवा दिया था। सोचो कि कोई भी कितना भी बढ़िया शासक हो, या फिर बढ़िया या खराब जो भी हो, खासकर हम शासक की बात कर रहे हैं, कोई भी शासक ने कम से कम इतना तो नहीं करना चाहिए, किसी के धर्म के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुमको वो धर्म पसंद नहीं है, पर इसका क्या मतलब है कि तुम सामने वाले का जो है तुम जो है मतलब उसका जो धार्मिक स्थल है उसको तुम तोड़वा दोगे? ये तो गलत है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी अधिकारी होते हैं वो उनको अधिकारी क्यों बनाया जाता है? चाहे वो देखो अधिकारी के तौर पे ही बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस का ही नौकरी क्यों ना, स्टेट पुलिस हो, तुम चाहे एसएससी का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फाइनली तुमको जाना तो है गवर्नमेंट सबमिट में। मतलब अब तुमको ये सोचो कि उस सर्विस में जाने के बाद अगर तुम दूसरे धर्म के प्रति, अगर तुम्हारे अंदर वो सर्वधर्म संभाव की बात नहीं है, तो तुम दूसरे धर्म के प्रति क्या रखोगे, निगेटिव दृष्टिकोण रखोगे। तो फिर तुमको उस काम के लिए थोड़ी चुना गया कि तुम दूसरे धर्म की बुराई करो, उसके धार्मिक स्थल को तोड़वा दो, दंगे करवा दो, या कोई दंगे कर रहा है तो वहाँ पे कुछ भी मत करो। तो ये सारी गलत बात है। ये देखो क्या किया, बोधि वृक्ष कटवाया, उसके बाद पाटलिपुत्र के मंदिर में रखे हुए एक पाषाण स्तंभ, जिस पर एक मंदिर में पुराना एक पाषाण स्तंभ था, पुराना मतलब पत्थर का एक स्तंभ था, उसमें क्या बुद्ध के चरण चिन्ह जो है उसमें उकेरा गया था, उसकी पूजा होती थी। वो क्या किया, चरण चिन्ह को उठाया, आ जाकर गंगा में फेंक दिया, फेंकवा दिया। मतलब बौद्ध धर्म को देखना तक नहीं चाहता था। ये इतना मतलब जलील किस्म का इंसान था। यही छोड़ो, कुशीनगर का जो एरिया याद है जहाँ पे बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में जितने भी बौद्ध विहार वगैरह वहाँ पे थे, सारे बौद्धों को भगा दिया, चुन चुन करके भगाया भी और मारा भी। अब ये जो है, ये सब जो चर्चा है, इसमें बौद्ध द्रोही कहते हैं किसको, शशांक को। ये आर्य मंजू श्री मूलकल्प, एक किताब का नाम है आर्य मंजू श्री मूलकल्प में इसको क्या बताया गया, ये बुद्ध द्रोही था। देखिए जो कितना सारा कांड कर रहा है ये। इसने पवित्र बौद्ध अवशेषों को जलाया, जो भी अवशेष जितना भी था सबको जलाया, तथा विहारों एवं समाधियों को भी नष्ट कर दिया।
मतलब पूरी तरह से बौद्ध धर्म को ऐसा टारगेट किया, मतलब सब जगह शिव मंदिर बनेगा, शिव का होगा। और हम मतलब सोचो कि ये कितना क्रूरतम टाइप का था कि दूसरे की कम से कम आपको धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा ना, आपको कोई मतलब ही नहीं था। मतलब ये तुम तो देख ही रहे हो ना कि जब ये देवगुप्त के साथ जब मिला था तब इसके साथ क्या किया था, इतना कांड किया है अपने टाइम में ये। अच्छा हुआ हर्षवर्धन लास्ट में इसको निपटाया, इसका पाप का घड़ा कुछ ज़्यादा ही भर चुका था। ठीक है, तो आज यहाँ से जा करके हमारा टॉपिक फिनिश होता है, इसके बाद हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।